हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टायर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 19 अप्रैल 2022 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उसमें जो है वैकेंसी जो है वो 17,000 प्लस है, 17,700 के समथिंग है। ठीक है, तो वो जाकर आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और उसमें जो है फॉर्म भरने के डेट जो है 24 जून 2024 से जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद जो है 24 जुलाई 2024 जो है इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो एक बार जाकर नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखें, 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया आपको बताई गई 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, अगर आप जो है चित्र दिमाग में बना सकते हैं तो आप डायरेक्ट त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आपको पता है। इधर की साइड हम मान लेते हैं ये खंभा है और इस खंभे की हाइट जो है आपको बताएगी कितनी, 9 मीटर। और इसके अलावा जो है यहाँ पर छाया की लंबाई, छाया आपको पता है नीचे की ओर बनेगी और इसकी लंबाई जो है 3√3 मीटर आपको बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य आपको पता है कि यहाँ पर होगा। इस टाइप का प्रश्न हमने पीछे बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका उन्नयन कोण जो है ये धरातल के साथ जो उन्नयन कोण बनेगा थीटा मान लेते हैं, इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। तो लंब आ जाए और आधार आ जाए, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लगाना है, तो टेन थीटा आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 9/3 √3। अब 3 से ये कटेगा, यहाँ पर 3 आएगा और 3 के अंदर √3 का भाग लगाएं तो √3 आएगा। और थीटा का मान 60 डिग्री रखने पर, tan 60 डिग्री पर जो है √3 होता है, यानी कि थीटा का मान कितना आया, 60 डिग्री आया। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर निर्मित 0.1 mm त्रिज्या वाले तार की लंबाई कितनी होगी। और ये आपको सेंटीमीटर में बताने, यानी कि ये जो त्रिज्या आपको mm में दे रखी है आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब तार आपको पता है बेलनाकार होता है और यहाँ पर जो है ये ठोस आपको बताया गया यहाँ पर गोलाकार है, तो यहाँ पर जो है ये 4/3, भाई आयतन जो है बराबर होना चाहिए, तो 4/3। और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई 6 आपके पास व्यास है तो आर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 करेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणा में 3 गुणा में 3 लिख लेंगे और ये बराबर की साइड जो है आपके पास इस तार का जो भी वॉल्यूम होगा उसके बराबर होना चाहिए। तार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, क्योंकि तार जो है बेलनाकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी लंबाई आप चाहें तो l से लिख लीजिए, चाहे h से लिख लीजिए। अब यहाँ पर बेलन की हाइट को हम h से लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको h से लिख दिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है हमारे पास है 0.01, r का स्क्वायर होता है, इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और इंटू में हाइट आ जाएगी ये h, यहाँ से h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, यही तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, बट्टे के अंदर 100 आएगा और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, बट्टे के अंदर 100 आएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये इधर 36 बनेगा, आगे 4 0 आ जाएंगे। h बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 36 के आगे 4 0 लगाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 3,60,000 जो है वो आपके पास इस तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब इसमें देखिए 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सभी से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से सफल बचता हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप क्या मानेंगे, 999 हो जाएगी। ठीक है, अब इन सभी का आप क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 5 से 40 और ये 4 3 12, 120 हो जाएगा। अब 120 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 120 से इसको डिवाइड करें तो 12 8 96 8 बार चला जाएगा, यानी कि 960 आ जाएगा। और यहाँ पर 39 जो है ये आपके पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा। तो संख्या आपने जो मानी थी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से आप इस शेषफल यानी कि 39 को माइनस कर देंगे तो इक्वल टू आपके पास 960 वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर आपको प्रत्येक स्थिति में क्या करना था, शेषफल 2 भी बचाना था, तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे, यानी कि जो संख्या अब आपके पास निकल के आएगी वो 962 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस संख्या में अगर आप इन सभी का डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपके पास 2 बचेगा। ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, ऑप्शन से आप बना सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री रखे हैं तो एक का स्क्वायर भाई tan 45 का मान, कोट 45 का मान एक होता है और एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, tan 45 का मान भी एक होता है और एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बराबर 2 हमें दिया गया था, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना है 45 डिग्री। और आपको यहाँ पर बताया भी गया कि अल्फ़ा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है और या फिर बराबर भी हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा है या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज बताया गया, उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई 12% से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 12 8 96% का यहाँ पर जो है ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज जो है ये SI है, ठीक है। और SI आपको बताया गया कितना, ये 4800 बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आपका 100% रहा होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में आप कर देंगे 4800 बटे 96, ठीक है। तो जब आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 से कटेगा 25 दूनी का 50, यानी कि 5000 जो है ये आपके पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इसी पर कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताई गई यहाँ पर 10% है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो 10 की राशि यहाँ पर जो है 11 हो जाएगी और टाइम आपको बताएगा कितने का, 3 वर्ष का। तो आप यहाँ पर दोनों साइड पावर 3 कर देंगे, तो यहाँ से 1000 की राशि जो है 1331 हो जाएगी। तो ब्याज देख लीजिए कितने का मिला, 331 का मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 331 का मिला, जबकि यहाँ पर जो है मूलधन हमने कैलकुलेट किया था कितना, 5000, यानी कि डेटा यहाँ पर 5 गुना है। तो ये जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI जो प्राप्त हुआ है ये भी हमारे पास गुणा 5 हो जाएगा, यानी कि 331 के आप 5 से गुणा करा देंगे तो 5 से कम 5, 5 त्रिका 15 और ये 1655 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई आपको बताई गई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर। त्रिभुज के जो है कर्ण की लंबाई कितनी है। अब ये देखिए थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल भी है और यहाँ पर कैलकुलेटिव भी ये प्रश्न हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पर समझिए कैसे हम इसको बनाएंगे। ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इसमें न्यून कोण ये हैं, ठीक है। अब इन 2 न्यून कोणों से जो है इस त्रिभुज में माध्यिकाएं खींची जाती हैं। एक माध्यिका मान लीजिए ये वाली है, ठीक है, और एक माध्यिका जो है ये वाली है। इनकी लंबाइयाँ भी आपको बताई गई हैं। तो इसकी लंबाई आपको बताई गई यहाँ पर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई मान लेते हैं ये 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये वाली पूरी लंबाई कैलकुलेट कर दें। तो इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपको पता है कि यहाँ पर माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगी। तो पूरी भुजा आपके पास कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये वाली भुजा यहाँ पर जो है ये वाली माध्यिका भी सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ये B है तो ये भी B, तो पूरी भुजा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2B हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पूरे ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस कैलकुलेट करें तो अंडर के अंदर क्या हो जाएगा, 2A का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 2B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 अंडर के अंदर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा हाइपोटेनस और यही आपको कैलकुलेट करना। अब इसमें देखिए अगर आप A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो आपका काम बन सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। जब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इससे आप हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर तो A है बट यहाँ पर बेस जो है आपका 2B है। तो यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 4√6 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस का 4B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 के 96 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे भाई। यहाँ पर जो है ये वाला ट्रायंगल अगर आप यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लें
तो इसमें देखिए हाइपोटेनस आपको 7 बताया गया। तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये आपके पास परपेंडिकुलर तो इसमें 2a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेस जो है यहाँ पर सिर्फ b होगा। तो इसमें अगर करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर के बराबर। तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये लाइन मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट जो है आप इस इक्वेशन सेकंड और यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने ऐड की है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो जब इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर है और यहाँ पर a स्क्वायर है तो 5a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर b स्क्वायर है और यहाँ पर 4b स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर हो गया। 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बराबर की साइड में जो है ये वाली डेटा ऐड हो जाएगी, यानी कि 49 में 96 ऐड करेंगे तो ये 55 90 यानी कि 145 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 दूनी का 10, 9 पंचे 45, 29 आ जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2√29 जो है इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों और 2 समांतर सीमाएं खींची जाती हैं। यदि एक सीमा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के लंबाई में डिफरेंस कितना, ये आपको कैलकुलेट करना। देखिए प्रश्न है कुछ भी नहीं, इसमें देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक आपको सर्किल बताएगा, ठीक है। इसका केंद्र जो है ये आपको O बताया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है 2 जीवाएँ आपको बताई गई हैं और ये दोनों जीवाएँ जो है केंद्र के दोनों ओर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर आप इस केंद्र से यहाँ तक इस बिंदु को मिलाएं तो ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या आपको बताएगी कितनी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक सीमा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर बताई भी गई है। अगर आप केंद्र से इस पर परपेंडिकुलर खींचे तो ये इस जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। अगर हम इस जीवा की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर मान लें तो ये 5 और 5 में बंट जाएगी, ठीक है। तो टोटल जीवा की लंबाई आपके पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा तो आप ये वाली दूरी जो है कैलकुलेट करके बता सकते हैं। भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताई गई है। ये वाले डिस्टेंस जो है आपको यहाँ पर बताई गई टोटल कितनी, 17 बताई गई, ठीक है। तो अगर आप 12 माइनस कर दें 17 में से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबवत दूरी जो है ये आपके पास कितनी बच गई, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर आपके पास बच गई, ठीक है। ये वाली दूरी यहाँ से केंद्र से लेकर इस जीवा तक की दूरी लंबवत दूरी, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इस केंद्र को इस बिंदु से मिलाते हैं तो ये भी इस वृत्त की त्रिज्या और यहाँ पर त्रिज्या 13 सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो जाएगी। आपको पता है ये वाली जीवा भी 2 बराबर बराबर भागों में बंटेगी और 2 बराबर बराबर भागों में बंटेगी। तो ये यहाँ पर भी देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रिपलेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है यानी कि ये 12 हो जाएगी, ठीक है। और ये बराबर बराबर भागों में बटेगी तो ये वाला पार्ट भी आपके पास 12, तो पूरी जीवा की लंबाई 12 + 12 यानी कि 24 आ जाएगी। आपको यहाँ पर दोनों जीवाओं की लंबाई का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना था। आप क्या करेंगे, 24 में से 10 माइनस करेंगे यानी कि 14 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 12 संख्याओं का औसत आपको बताया गया 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है और छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। छठी और 7वीं संख्या का औसत क्या है। देखिए इस टाइप का प्रश्न हम पहले भी बना चुके हैं भाई। इसमें देखिए यहाँ पर औसत बताया गया 12 संख्याओं का 42 और यहाँ पर पहली 4 संख्याओं का औसत 44 और अंतिम 5 का कितना है 40 है। तो बच गई कितनी संख्या, देखिए 5 और 4 यानी कि टोटल 9 संख्याएं हो गई। बच गई हमारे पास 3 संख्या यानी कि बीच में 3 संख्याएं बची है। तो 4 के बाद आपके पास 5वीं संख्या बच चुकी है यानी कि 5वीं, इसके बाद छठी और इसके बाद यहाँ पर 7वीं। ये आपके पास 3 संख्याएं बची हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को 42 42 मान लेते तो यहाँ पर 3 गुणा में 42 होने चाहिए थी ये तीनों संख्याएं। बट यहाँ पर देखिए एवरेज आपको बताया गया 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज बताया गया
40, यानी कि एवरेज देख लीजिए यहाँ पर 42 था, 40 हो गया, यानी कि 2 से कम हुआ है कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में। ठीक है, तो यानी कि इन में जो है 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा भाई, कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का, तो 5 गुणा 2 इसमें ऐड करा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 4 संख्या, जो पहले की 4 संख्या हैं उसमें एवरेज देखिए यहाँ पर 2 से बड़ा है, यहाँ पर एवरेज 2 से बड़ा है, यानी कि इसमें से 2 कम हुआ होगा कितनी संख्याओं में, 4 संख्याओं में, तो 4 से गुणा करके 2 इसमें से माइनस कर देंगे। ये इन तीनों संख्याओं का टोटल आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 - 8 यानी कि प्लस का 2, और ये हो जाएगा 126, 128 आपके पास इन तीनों संख्याओं का टोटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में आपसे बोला गया कि यहाँ पर जो है छठी संख्या जो है 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से जो है 5 कम। अगर हम यहाँ पर छठी संख्या को x मान लें तो यहाँ पर इसका उल्टा कर दीजिए भाई, 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि यहाँ पर जो है 5वीं संख्या इस छठी संख्या से जो है 6 ज़्यादा रही होगी, यानी कि x प्लस का 6 हो जाएगा। और 7वीं संख्या की अगर हम बात करें तो ये 7वीं संख्या से 5 कम थी, यानी कि यहाँ पर 7वीं संख्या जो है छठी संख्या से 5 ज़्यादा रही होगी। तो ये हमारे पास जो है तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। अगर आप इन तीनों संख्याओं को ऐड करें तो बराबर तो 128 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए भाई, x प्लस का 6 प्लस का x प्लस का x प्लस का 5 ऐड करेंगे तो बराबर 128 आना चाहिए। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 11 इसमें से माइनस कर दें तो 117 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 39 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 39 आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया यहाँ पर ये जो है छठी और 7वीं संख्या का औसत कैलकुलेट करना है। तो छठी हमारे पास x है और x प्लस का 5 है, तो x प्लस का 5 किया और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एवरेज आ जाएगा। x की वैल्यू हम यहाँ से 39 रखें तो 78 प्लस का 5 यानी कि 83 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे यानी कि 41.5 जो है ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, छठी और 7वीं संख्या का। अब इसमें देख लीजिए, जिन छात्रों के अंक 100 से कम हैं और उनकी कुल संख्या 120 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको चेक करना है। और यहाँ पर डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और इसमें डेटा भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 100 से कम देखना था, तो 100 से जब आप कम देखेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, इससे पीछे का डेटा जो है आपके पास यहाँ पर 100 से कम है। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करा लीजिए, तो ये आपके पास 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 और ये 45 यानी कि 95 हो जाएगा, और 10 105 यहाँ पर इन सभी का टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 120 एंड 120 से अबव। ठीक है, तो यहाँ पर 120 और 120 से ऊपर ये वाले डेटा हो जाएंगे 75 और 55 कितना हो जाएगा, 80 50 130 और यहाँ पर 40 170 और ये 15 185 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा। आप इसका और इसका डिफरेंस देखिए कितने का, 80 का दिखाई पड़ रहा है। तो ये वाला डेटा जो है इससे 80 कम है, 80 कम है किससे, 185 से, और गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो इसमें आप इसको 5 से डिवाइड करें तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1600 के अंदर 37 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार तो नहीं जाएगा, भाग यहाँ पर 4 बार ही जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है पहले 4। ठीक है, तो 43 पॉइंट जो है 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए k का मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या जो है 6 से विभाज्य हो जाए। अब जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगी। वही विद इन सेकंड आप इसका आंसर टिक कर देंगे अगर कंसेप्ट आपको पता है तो। आपको पता है कि कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड होगी वो उस संख्या के अंदर इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 और 8 रहा होगा, यानी कि सम अंक रहा होगा। तो k का मान यहाँ पर विषम अंक तो नहीं हो सकता क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर k है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हटा देंगे। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, 2 में से अगर हम यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन चेक करें, 4 अगर हम रखें इसमें भाई k की वैल्यू सॉरी यहाँ पर k की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रख के देखें तो यहाँ पर k की जगह 2 रखिए और यहाँ पर भी 2 रखिए। अब ये संख्या 3 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है 5 और 2 7 और 2 9 कट जाएगा। इसके अलावा 6 और 3 9 कट जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 2 जो है ये आपके पास 3 से डिवाइड नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा देंगे, बचा एक ही ऑप्शन, आंसर लगा दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप k की जगह 4 रख के चेक करेंगे 3 से डिवाइड है या नहीं, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
इसमें देखिए केंद्र ओ वाले वृत्त की एक सिवा ए बी है। सी लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। यदि एंगल ए बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री है तो एंगल ए सी बी का माप कैलकुलेट करके बताना। तो इसमें सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। इसमें मान लीजिए आपके पास ये एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है आपको बताया गया ओ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके अंदर एक सीमा भी आपको बताई गई है ए पी। ये आपके पास एक सीमा हो जाएगी ए बी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लघु चाप बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड जो बन रहा है, इस पर आपको कोई बिंदु बताया गया सी है, ठीक है। ये सी बिंदु मान लीजिए। अब आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ए बी ओ एंगल आपको बताया गया, इनको आप यहाँ पर आपस में मिला दीजिए। ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ए बी ओ, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री बताया गया। आपको पता है ये इस वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 40 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर मिलाएं इस परिधि पर, तो आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा, यहाँ पर ए बी एक जीवा होगी, और आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा जो है परिधि पर बनाया गया कोण होता है। तो अगर ये हमारे पास 100 डिग्री है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये पूरा आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। अगर आप इस बिंदु को डी नाम दे दें, ठीक है, तो ए बी सी डी जो है ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आपसे एंगल ए सी बी का माप पूछा गया है, यानी कि ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो 180 डिग्री में से ये सामने वाला कोण घटा दीजिए 50 डिग्री, तो 130 डिग्री जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए एकल छूट कैलकुलेट कर लीजिए, 20 प्लस का 25 माइनस 20 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास जो है 40% आ जाएगा, यानी कि 40% का डिस्काउंट हमारे पास आया, जबकि डिस्काउंट हमें बताया गया प्रश्न में कितने का, 250 रुपये का। तो मार्क प्राइस जो रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर 100 इंटू में आ जाएगा 250/40, ठीक है। तो ये हमारे पास 625 हो जाएगा, यानी कि 625 जो है ये अंकित मूल्य रहा होगा, ठीक है। बट प्रश्न में आपसे बोला गया है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी कि 4 से 1 अधिक है। यानी कि सीपी अगर हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी मान लें तो 4 से 1 अधिक है, यानी कि इसका अगर हम 5/4 कैलकुलेट करें तो हमारे पास मार्क प्राइस आना चाहिए, यानी कि अंकित मूल्य आना चाहिए, इसके बराबर आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंकित मूल्य हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आया था, 625। तो बराबर की साइड 625 रखेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और फिर 5 दूनी का 10, 5 पंचे 25, 125 का इधर 4 गुणा करेंगे तो सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 प्लस का 100 करेंगे, यानी कि 500 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना आया, 500, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप एक लाइन के अंदर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला जो है यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। a + b + c और ब्रैकेट के अंदर a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस कर देते हैं 3 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca, ठीक है। अब ये लिखकर जो है इसमें कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 11 ये ब्रैकेट के अंदर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये जो 28 दे रखा है इसका 3 गुणा करके इसमें से माइनस करेंगे, 28 3 84 हो जाएगा। डिफरेंस देख लीजिए 16 और 21 यानी कि 37 का डिफरेंस है, 11 इंटू में 37 करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है 7 आएगा, यानी कि 407 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेच देता है, फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेच देता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं।
तो फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे? आरंभ में उसके पास मान लेते हैं एक्स संतरे थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, 45% इन संतरों का बेच दिया, यानी कि 55% इसका शेष बचा रहा होगा, ठीक है। अब इसमें से जो है एक संतरा और बेच दिया, यानी कि इसमें से एक माइनस करेंगे। अब ये आपके पास जो है शेष संतरे आ जाएंगे, ठीक है। अब शेष संतरों का 20% इसने फिर से बेच दिया, यानी कि 80% अब बाकी बचा होगा। अब इसमें से दो और संतरे जो है दूसरे ग्राहक को दे दिए, तो यहाँ पर दो और माइनस कर देंगे। अब आपके पास शेष संतरे जो है इतने बचे, ठीक है। अब फिर बचे हुए संतरों का 90% इसने तीसरे ग्राहक को बेच दिया, ठीक है। तो 90% बेच दिया, यानी कि इसका 10% जो है शेष बचा रहा होगा। आपको बताया गया अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं, यानी कि ये जो संतरे बचे हैं इनकी संख्या 5 बताई गई है, तो बराबर 5 कर दीजिए और इससे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1/10, अब 10 इधर गुणा होगा 5 से तो 50 हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इंटू में 55/100 माइनस का 1, और इसका आप कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 8/10 बराबर की साइड ये 52 आया था। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 13 चौके 52 हो जाएगा, और 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और इधर गुणा कराएं तो ये 130, और यहाँ पर ये 2 से इसको काट देंगे, ये 5 हो जाएगा, 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक है। और एक इधर आएगा तो 66 हो जाएगा बराबर की साइड। तो x इंटू में 55 और बटे के अंदर 100, और बराबर की साइड जो है 66 आ जाएगा। 5 से कटेगा 5 बार, ये सॉरी 11 से कट जाएगा 5 बार, और यहाँ पर जो है 11 से कट जाएगा 6 बार, और 5 से कट जाएगा 20 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी कि प्रारंभ में उसके पास जो संतरे थे वो 120 थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। आप जितने ज़्यादा कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे और जितने आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे उतना आप आंसर जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए फिर भी मैं जो है इसको पूरे फॉर्मूले जो है लिख के सोल्व करवा देता हूँ, बट आपको इस तरह से सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो कोस ए हो जाएगा बट्टे के अंदर, अब tan a को मैं साइन ए कोस ए के अंदर लिखूंगा तो 1 माइनस का ये हो जाएगा साइन ए बट्टे के अंदर कोस ए। अब मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख सकता था भाई, कोस ए माइनस का साइन ए बट्टे कोस ए, और कोस ए ऊपर भेज देता कोस स्क्वायर ए। तो ये डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, और आप 2 से 3 लाइन के अंदर इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 1 माइनस का कोट ए की वैल्यू आप रखेंगे कोस ए बट्टे के अंदर, ये हो जाएगा साइन ए, और ये माइनस का साइन ए है, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए भैया, बराबर की साइड आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बट्टे के अंदर बट्टे के बट्टे में आएगा कोस ए, तो कोस ए ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोस ए माइनस का साइन ए बट्टे के अंदर बनेगा, क्या बनेगा, कोस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। इसी तरह से आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन ए बट्टे के बट्टे में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और बट्टे के अंदर यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में साइन ए माइनस का कोस ए, और ये माइनस के अंदर साइन ए। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है भाई, अगर यहाँ पर देखिए बट्टे के अंदर कोस ए माइनस का साइन है और यहाँ पर भी कोस ए माइनस का साइन होता तो हमारे पास जो है ये एलसीएम आ जाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो है पलट जाएगा, यानी कि कोस से माइनस का साइन हो जाएगा, जैसे ही माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये कोस ए माइनस का साइन ए आ जाएगा। और ये देखिए इतना आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है टाइम नहीं बचा पाएंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप ये ले लेते हैं, यहाँ पर जो है बट्टे से आप ये एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बनेगा। आप डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यहाँ पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है। कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और बटे के अंदर ये कोस ए और माइनस का साइन ए, ये इनका हर का एलसीएम आ जाएगा, और माइनस के अंदर साइन ए, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, अगर आप यहाँ पर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इतने टर्म के अंदर, तो ये आपको पता एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो कोस ए माइनस का साइन ए हो जाएगा एक बार तो, और एक बार जो है कोस ए प्लस का साइन ए हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इससे कट जाएगा, और बचा क्या, कोस ए प्लस का साइन ए बचा, कोस ए प्लस का साइन ए ऊपर बचा, और यहाँ पर लास्ट में जो है हमारे पास माइनस का साइन ए है।
तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा और को से आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, ये आप स्वयं करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर कैलकुलेट में इसमें डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई को अगर आप a मान लें, x माइनस वाई को b मान लें, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस के अंदर 3ab इंटू में a माइनस का b है। अब आप करेंगे क्या, इसमें a की जगह रखेंगे x प्लस का y और b की जगह रखेंगे x माइनस का y और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, अगर आप a माइनस का b करेंगे यानी कि इस वाले ब्रैकेट में से ये वाली ब्रैकेट घटाएंगे तो ये 2y आएगा। ये कैसे आएगा ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस के अंदर 3ab आएगा, प्लस के अंदर 3 और इंटू में a इंटू में b करेंगे यानी कि इन दोनों ब्रैकेट के आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। और इनटू में ये आपके पास यहाँ पर a माइनस का b आएगा फिर से, और a माइनस का b यहाँ पर 2y होगा। अब ये देख लीजिए, आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए, मैं यहाँ पर ये लिख के बता देता हूँ भाई, अगर आप x प्लस वाई आपने a माना था भाई, आप क्या कर रहे हैं a माइनस b कर रहे हैं, और b आपने माना था यहाँ पर x माइनस का y, ये वाली ब्रैकेट जो है इसमें से माइनस कर रहे हैं तो x प्लस का y और ये माइनस की गुणा कराएंगे अंदर तो माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये x से x घट जाएगा, ये 2y आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है a माइनस बी की जगह मैंने डायरेक्ट जो है ये 2y ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा और माइनस के अंदर ये 3y और ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस के अंदर 3y स्क्वायर और बराबर की साइड है ky की पावर 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए ये 8y क्यूब बनेगा और प्लस के अंदर ये देखिए 3 दूनी का 6y हो जाएगा बाहर और अंदर गुणा कराएंगे तो 6x स्क्वायर y आ जाएगा, माइनस के अंदर 6y क्यूब आ जाएगा और ये माइनस के अंदर 3 दूनी का 6x स्क्वायर y ये भी आ जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9y क्यूब हो जाएगा, बराबर की साइड k इंटू में y क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और यहाँ पर ये 2y क्यूब बचेगा और ये 11y क्यूब हो जाएगा और बराबर की साइड k y क्यूब, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, k बराबर कितना आया 11 आया और ये आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देख लीजिए किस वर्ष में जो है कंपनी को अधिकतम राशि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट बराबर बताया गया है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ये फॉर्मूला मैं इंग्लिश में बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में दिखा रखा है आपको ग्राफ, ये जो है आय का यानी कि इनकम का दिखा रखा है और ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पर ये आपको एक्सपेंडिचर का दिखा रखा है। तो आप देख लीजिए किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में जहाँ पर डिफरेंस आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, गैप सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये दो डेटा तो आप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमें कम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो 64 और 60 के बीच का डिफरेंस 4 का है और यहाँ पर जो है 80 लिखा हुआ है, ये 75 लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस 5 का है और यहाँ पर जो है 93 लिखा हुआ है और ये 87 लिखा हुआ है यानी कि इनका डिफरेंस यहाँ पर 6 का है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, 2020 में। आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज ABC में जो है कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि BC इक्वल टू 2BD है। तो यहाँ पर यदि AC माइनस AB बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई सेंटीमीटर में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। देखिए एंगल बाय सेक्टर थ्योरम यहाँ पर लगेगी। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, AB और ये C और इसमें जो है BC पर एक बिंदु D इस प्रकार दे रखा है। इस BAC एंगल का ये समद्विभाजक है, ठीक है, और ये AD है और यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि DC जो है ये बराबर है 2BD के। अगर BD अगर हम x मान ले तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है AC माइनस का AB बराबर बताया गया 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर AB को y मान लें, यही आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि y का मान आपको कैलकुलेट करना है। और इससे अगर आप यहाँ पर देखें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB प्लस का 5। AB आप y मान लिया तो यहाँ पर y प्लस का 5, ये AC आ जाएगा y प्लस का 5। अब एंगल बाय सेक्टर थ्योरम मैंने आपको बता रखी है कि इसके साथ रेशियो
और इसका जो है यहाँ पर इसके साथ रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लीजिए y का x के साथ रेशियो, और बराबर होगा यहाँ पर y+5 का 2x के साथ रेशियो। x से x कैंसिल हो जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस का 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और y आपने ए बी की लंबाई मानी थी तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अदरवाइज यहाँ पर ए सी की लंबाई पूछता तो आप यहाँ पर y के मान यहाँ पर रखते 5 और 5 प्लस का 5 यानी कि 10 आपका सही जवाब होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैलकुलेशन है, आप इसमें भी कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। मैं फटाफट से इसको करा देता हूँ भाई। 3 दूनी का ये 3 एकम 3 और 2 5/3 आ जाएगा, और भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी यानी कि 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी का 6 और ये गुणा में 6 भी है तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 प्लस के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2/5 आएगा, प्लस के अंदर 2/3 है। तो ऊपर तो हमारे पास ये वाला आ चुका है। ठीक है, अब बट्टे के अंदर क्या आएगा इसको हम सोल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर नीचे सोल्व कर रहा हूँ पूरी ब्रैकेट को। तो 3 और 1 4/3 आप इसको लिखेंगे, और गुणा में आपके पास ये 3/5 है, बट ये माइनस में था तो इसको माइनस में लिख लेंगे, माइनस का 6, और गुणा के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 3/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 माइनस का 3 करेंगे 27 और बट्टे 10 यानी कि माइनस का 27/10 यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये देख लीजिए 3 से 3 कट गया, माइनस का 4/5 और ये माइनस का 6, और इंटू के अंदर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो ये यहाँ पर जो है माइनस का 21/10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये 21/10 आ जाएगा, बट ये आपके पास जो है माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस में आएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 3 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 21 3 63 हो जाएगा, -4 करेंगे तो ये 59 हो जाएगा बट्टे 5 यानी कि माइनस का 59 और बट्टे 5 ये आया। ठीक है, और यहाँ पर 2 था तो 2 माइनस का ये आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस ये आपके पास जो है बाहर चिन्ह माइनस का था, और यहाँ पर जो है 21 3 63 ये प्लस में बचेगा। ठीक है, तो बाहर चिन्ह माइनस का था तो ये माइनस का 59 और बट्टे के अंदर 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी का 10 माइनस का 49/5 बट्टे में बचेगा। ऊपर देख लीजिए यहाँ पर बट्टे में 15 आ जाएगा, और ये आपके पास 180 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 6 प्लस का ये हो जाएगा 10, और बट्टे के अंदर यहाँ पर जो है माइनस का 49 बच जाएगा, और बट्टे के अंदर 5 बचेगा, 5 3 का 15 हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे तो ये 196 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये बट्टे के अंदर माइनस का 49, और यहाँ पर ये गुणा में 3 आ जाएगा। 49 का आप देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पर 4 गुणा लिखा हुआ है, तो ये माइनस का 4/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप इस प्रश्न को बोल सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी वाले इसमें यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। गुरुवार शनिवार और रविवार तीनों दिनों में मिलाकर को मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या का इन 3 दिनों में मिलाकर मॉल बी में जाने वाले लोगों की कुल संख्या से अनुपात कितना, यानी कि रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना। डेटा इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, और इसमें डेटा भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। भाई आपको यहाँ पर देखना है मॉल ए का देखना है, और थर्सडे सैटरडे और संडे का। तो थर्सडे सैटरडे और यहाँ पर संडे। ठीक है, इन तीनों डेटा को देखना है, और ए का देखें तो ये ग्रीन वाला देखना है, यानी कि 460 हो गया, और ये यहाँ पर 1280 हो गया, कितना हो जाएगा 1600 और 140 1740, और यहाँ पर ये 1500 हो जाएगा। तो 1740 और 1500 यानी कि आपके पास हो जाएगा 2200, और ये 3240 यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको मॉल बी के अंदर देखना है, और मॉल बी के अंदर इन्हीं दिनों का देखना है। ठीक है, और यहाँ पर मॉल बी के अंदर देखेंगे तो बी का यहाँ पर ब्लू वाला देखना है 750 और 1100, यानी कि 1850 1900, और ये आपके पास 1300, यानी कि ये आपके पास 3200 बन जाएगा। इनका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कट जाएगा, इसके अलावा 4 से ये कट जाएगा, 800 के 32, 4 एकम 4, 800 के 32, और ये 80, 81:80, 81:80 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया
और उन्हें जो है 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए इसमें आप पहले तो क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर करेंगे और उसके बाद भाई जितनी पेंसिल आपने खरीदी हैं उतनी पेंसिल जब तक आप बेच नहीं देंगे तब तक आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर 4 की दर से यानी कि 4 पेंसिल मैं PNC से लिख रहा हूँ, ठीक है, PNC से इसको लिख दिया। 4 पेंसिल जो है इसने 5 रुपये में खरीदी, तो टोटल इसने 60 पेंसिल कितने में खरीदी, फिर डेटा को 15 से गुणा करेंगे तब 60 पेंसिल होंगी, ठीक है। तो इधर भी आप 15 से गुणा कराएंगे यानी कि 15 पंचे 75 रुपये में जो है इसने 60 पेंसिल खरीदी। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 2 की दर से जो है 3 रुपये में जो है 2 की दर से खरीदी 60 पेंसिल। तो यहाँ पर जो है 2 पेंसिल इसने खरीदी कितने में, 3 रुपये में। तो यहाँ पर टोटल 60 पेंसिल कितने में खरीदी, इसको गुणा 30 कराना पड़ेगा। इस 60 पेंसिल जो है इसने इधर भी 30 से गुणा कराना पड़ेगा यानी कि 90 रुपये में इसने खरीदी। तो यहाँ पर जो है 90 ये हो गया, 75 ये हो गया, और कुल पेंसिलों की संख्या आपके पास कितनी हो गई, 120 पेंसिल हो गई। यानी कि 120 पेंसिल जो है इसने कितने में खरीदी। ये कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। 120 पेंसिल जो है इसने कितने में खरीदी, ये जो है 75 और आप ऐड कर देंगे 90 यानी कि 165 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य ये क्या हो जाएगा भाई, 4 रुपये में 3 की दर से इसने बेचा है, ठीक है। 4 रुपये में 3 की दर से इसने बेचा है। तो यहाँ पर जो है 3 पेंसिल इसने बेची हैं कितने में, इधर मैं लिख देता हूँ, ये 3 पेंसिल जो है इसने बेची हैं 4 रुपये में। तो टोटल इसके पास कितनी पेंसिल थी, अब 120 पेंसिल थे, तो इसको भी 120 बनाने के लिए 40 से गुणा करना पड़ेगा। तो 120 पेंसिल जो है ये कितने में बिक जाएंगे, तो यहाँ पर इसको भी 40 से गुणा कराएंगे तो 160 रुपये में बिक जाएंगे। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 165 की वस्तु जो है 160 बिकी, इसका मतलब यहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट वाले तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचे 2 ऑप्शन। अब 5 का लॉस हुआ, इसको कितने पर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 5 का लॉस हुआ कितने पर, 165 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये 5 से कटेगा यानी कि आपके पास हो जाएगा 1/33 और गुणा में 100। अब यहाँ पर 1/33 की प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 3 से 1/33%, और यहाँ पर जो है ये लॉस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए ए और बी ने जो है कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में जो है 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, और यदि बी ने जो है 36,000 का निवेश किया था तो ए ने जो है कितनी राशि निवेश की थी, आपको कैलकुलेट करना। आपको पता है कि इनके निवेश का जो भी रेशियो होगा वो इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। मान लेते ए ने जो है एक्स राशि निवेश की और इसने 8 महीने तक निवेश की, ठीक है, तो इसका पैसा 8 महीने तक लगा रहा। जबकि बी ने जो है यहाँ पर 36,000 का निवेश किया, ये आपको प्रश्न में बताया गया, और इसका पैसा 12 महीने तक लगा रहा। ये जो भी रेशियो निकल के आएगा वो इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, और प्रॉफिट का रेशियो आपको प्रश्न में बताएगा 5:9 है, तो बराबर कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि ए का निवेश आपके पास आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 9 चौके 36 यानी कि 4,000 हो जाएगा। 4 से कटेगा तो 1000 आ जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 6 आ जाएगा। 6000 बट्टे में आएगा, इधर आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 × में 6000 करेंगे तो ये जो है 30,000 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देख लीजिए कितने छात्रों को या तो ग्रेड डी या ग्रेड ई मिला है। तो ग्रेड डी आप यहाँ पर देखेंगे 11% और ग्रेड ई देखेंगे तो 8% है, यानी कि टोटल करेंगे तो 19% होगा। आप क्या करेंगे, 1800 का डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, कितना 19%। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19 × 152 का 2 आ जाएगा, हासिल 15। 19 और 15 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी कि 342 आंसर। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देख लीजिए 20 आदमी जो है एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने जो 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देख लीजिए टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 × में ये 30, यानी कि 20 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे बोला गया कि उन्होंने काम करना शुरू किया,
भाई यहाँ पर 20 आदमी हैं, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और 4 दिन के बाद, सॉरी यहाँ पर 4 आदमियों ने जो है 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया। इसके बाद जो है 4 आदमी इसमें से काम छोड़ के चले जाते हैं, तो बचे कितने, 16 आदमी बचे। मान लेते ये टी टाइम में जो है काम कंप्लीट कर लेते, तो अगर आप यहाँ पर टोटल करें तो ये टोटल काम के बराबर होगा, और टोटल काम हमारा पास ये था, ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए। अब इसमें से आप कैलकुलेट कर लेंगे टी की वैल्यू, तो यहाँ पर ये 600 होगा, 200 इधर माइनस होगा 400, यानी कि 16 टी बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 16 दूनी का 32, 16 पंचे 80, 25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 25 दिन तक तो यहाँ पर टाइम लगा, जबकि 10 दिन तक यहाँ पर पहले भी ये साथ काम कर चुके थे। तो नंबर ऑफ टोटल डेज अगर आप कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे, 25 प्लस का 10 करेंगे, यानी कि 35 डेज जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देख लीजिए, अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल कैलकुलेट करनी। भाई आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए कितने के, 18 किलोमीटर के, बटे के अंदर टोटल टाइम देख लीजिए। भाई टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 12 किलोमीटर की डिस्टेंस 16 की स्पीड से कवर हुई, तो 12/16 करेंगे, प्लस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुई, तो 6/20 करके इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 4, ये 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बट्टे के अंदर तो 40 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है बट्टे के अंदर 20 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर 5 त्रिका 15 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, यानी कि 21 ऊपर आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, 21/20 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी, एवरेज स्पीड औसत चाल आ जाएगी। 18 इंटू में ये 20 ऊपर चला जाएगा, बट्टे के अंदर 21 होगा, 3 से कटेगा 7 आ जाएगा, 3 से कटेगा 6 आ जाएगा, 120/7 करेंगे, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 13 नमा 117, 13 5 65, ये 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 7 7 49 और 1, यानी कि 17 से 1/7 जो है किलोमीटर पर आवर में आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।